जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हमारी। आज हम करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के टॉप 100 एमसीक्यूज़, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, ऋग वैदिक काल में 10 राग युद्ध का उल्लेख मुख्यतः किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक मुख्यतः किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? तो साथियों, जो अर्थशास्त्र है यह आपका मुख्यतः राजनीति एवं प्रशासन से संबंधित क्या है? ग्रंथ है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका सन 1885 में हुई थी। लेकिन इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, और है नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो ध्यान दीजिएगा, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्र ने। किसने? दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किस स्थान से ग्रहण किया था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है इसका नेतृत्व जो है किस स्थान से ग्रहण किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो साथियों, करो या मरो का जो नारा है ये आपका किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, प्लासी के युद्ध में किस भारतीय शासक की पराजय हुई थी? तो साथियों, प्लासी के युद्ध में आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस भारतीय शासक की पराजय हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। किसका? सिराजुद्दौला का। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, जो कि है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शिलालेखों के माध्यम से धम्म नीति का सबसे स्पष्ट प्रचार किस शासक ने किया था? तो साथियों, शिलालेखों के माध्यम से जो धम्म नीति का जो सबसे स्पष्ट प्रचार है यह अशोक ने किया था। किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। अगला प्रश्न होगा आपका, आनंद मठ उपन्यास किससे संबंधित है? तो साथियों, आनंद मठ उपन्यास जो है इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वह किस अधिकार से संबंधित है? तो साथियों, जो आर्टिकल 14 है यह आपका समानता का अधिकार देता है। किसका? समानता का अधिकार। अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मौलिक अधिकार कितने साथियों? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है। और बात करें कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी उस समय। इसमें से एक जो है हटा दिया गया है, जो कानून सॉरी किसका था? संपत्ति का। क्या था? संपत्ति का जो अधिकार था साथियों उसको हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न होगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक उपचार से अधिकार से संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित होगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। किसकी? संविधान की आत्मा भी कहा गया है। और किसने कहा है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है इसे कहा है संविधान की आत्मा। ठीक है, किसको? अनुच्छेद 32 को। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, वित्त आयोग का जो प्रावधान है यह आपका अनुच्छेद 280 में है। किस में है? 280 में। किस में है? 280 में। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का जो साथियों प्रावधान है वह अनुच्छेद 280 में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, जो कि है भारत में चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी किस संवैधानिक संस्था की है? तो साथियों, जो भारत में चुनाव है यह आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, इसी की जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में साथियों DPSP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DPSP भी आपको कभी कभी ऑप्शन में लिखो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपके भाग किस में साथियों? भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्ति देता है? तो राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की जो शक्ति है साथियों यह आपका अनुच्छेद 352 के तहत मिलती है। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत जो है मिलती है। अगला होगा आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, कैग का जो उल्लेख है यह आपका अनुच्छेद 148 में। कहाँ पे है? 148 में। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो साथियों नियुक्ति है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो साथियों,
भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है यह आपका अनुच्छेद 368 में दिया गया है। और 368 और भाग 20 में किस में, ध्यान दीजिएगा, भाग भी पूछ लेता है तो भाग 20 में दिया गया है और आर्टिकल किस में दिया गया है, आर्टिकल 368 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो साथियों जो मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य, तो आपका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका ये होगा भाग किसमें, भाग 4A में साथियों मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 51A, कौन सा? अनुच्छेद 51A में जो है इसे शामिल किया गया है भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा के संशोधन से मिला। तो साथियों जो पंचायत थे इनको संवैधानिक दर्जा आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला था? तो यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो साथियों नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा है यह आपका 74वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो भारतीय संसद के जो 2 सदन हैं वो आपके एक राज्यसभा होगा और एक लोकसभा होगा। तो ये आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो साथियों धन विधेयक को सबसे पहले आपका कहाँ पे पेश किया जाता है? तो यह सबसे पहले आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वह गंगा है। कौन सी? गंगा, जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। कितनी? 25-25 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? तो साथियों भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है ये आपका कहाँ पे होता है? तो यह मेघालय के दक्षिण भाग में होता है, और जहाँ पे क्या होता है, मानसीन राम होता है। क्या होता है? मानसीन राम में, मानसीन राम में। ठीक है, और मानसीन राम में एक जगह पड़ती है जिसको हम चेरा पूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेरा पूंजी में। आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है, तो कोई सा भी आपको ऑप्शन में दिखे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस राज्य से राजस्थान तक माना जाता है? तो किस राज्य से, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य से राजस्थान तक माना जाता है? तो साथियों जो अरावली पर्वतमाला है यह आपका हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह गुजरात से राजस्थान तक फैला हुआ है। ठीक है, किस और ये कैसे, इसकी जो दिशा है वह उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, या दक्षिण से उत्तर से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो कंचनजंगा है ये आपका किस राज्य में स्थित हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसको कंचनजंगा को साथियों K2 गार्डविन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? K2 या गॉडविन भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट करके बताएगा। तो यह जो साथियों कंचनजंगा है सिक्किम में पड़ता है, हमारा कहाँ पे? सिक्किम में पड़ता है। और सिक्किम साथियों का ध्यान दीजिएगा, सिक्किम जो है वह एक क्या है, यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, क्या होगा, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? तो दक्कन का पठार जो है साथियों वह किस प्रकार के जो है चट्टानों से मिलकर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह ज्वालामुखी, क्या है, ज्वालामुखी जन्य बेसाल्ट पत्थरों से बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में खरीफ फसलें सामान्यतः किस मौसम में बोई जाती हैं? तो साथियों भारत में जो खरीफ फसलें हैं यह सामान्यतः मानसून ऋतु में बोई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो साथियों जो चावल के लिए जो है यह जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। और जो कपास की मिट्टी है साथियों यह किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो यह आपका काली मिट्टी जो है यह कपास के लिए, क्या है, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा, और ये जो लाल मिट्टी होती है साथियों इसमें जौ बाजरा ये सब जो है इनके लिए प्रमुख हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो आप लोग बताइएगा कि जो नर्मदा नदी साथियों ये आपका किस दिशा में बहती है? तो आप लोग सभी लोग जो जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है साथियों ये आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से? पूरब से पश्चिम उल्टी बहने वाली नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अधिकतर नदियाँ जो है हमारी वह कैसे पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन जो नर्मदा नदी है यह अरावली पर्वतमाला से जो है निकलती है और पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, और भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों जो कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? हो जाएगा आपका कर्नाटक। कौन सा साथियों? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो साथियों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है और इसे कपास की मिट्टी भी बोला जाता है। किसी कपास की मिट्टी भी बोला जाता है। और इसे ह्यूमस क्या बोला जाता है साथियों? ह्यूमस मृदा भी बोला जाता है। ह्यूमस मृदा भी बोला जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका,
भारत में मानसून के आगमन को किस नगरीय क्षेत्र में सबसे पहले महसूस किया जाता है? तो साथियों, मानसून के आगमन को भारत के किस नगरीय क्षेत्र में सबसे पहले मानसून किया जाता है, महसूस किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई से ही। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका, सूर्य की किरणों से विटामिन डी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये त्वचा में होता है। कहाँ पे? त्वचा में होता है। और अगला प्रश्न होगा आपका, मानव शरीर में रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? तो साथियों, मानव शरीर में जो रक्त का द्रव्य भाग है यह प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला आपका, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है साथियों? तो डीएनए का जो पूर्ण रूप है वो होगा आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्लांट्स होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा वर्णक होता है? तो साथियों, कौन सा वर्णक होता है अगर बात की जाए तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन, जो किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का, यानी O2 का जो है रक्त में, पूरे शरीर में जो है O2 का परिवहन करता है, यानी कि संचरण करता है, यानी कि पूरे शरीर में फैलाता है ऑक्सीजन को। ठीक है, अगला आपका, दूध का दही में बदलना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो साथियों, यह एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी है? रासायनिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न होगा आपका कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? तो साथियों, जो ध्वनि तरंगे होती हैं यह ठोस में सबसे तीव्र जो है चलती हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? तो साथियों, जो मूत्र है इसका निर्माण आपका कहाँ पे होता है? वृक्क में होता है। कहाँ पे? वृक्क में होता है, जिसको हम किडनी बोलते भी हैं। क्या बोलते हैं? किडनी भी बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, जो कि है, मनुष्य में सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? तो मनुष्य के जो शरीर है साथियों उसका जो सामान्य ताप है वह लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो साथियों, विद्युत बल्ब में जो है सामान्यतः आपका जो है कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। कौन सा? आर्गन। यह आर्गन जो है साथियों सबसे अक्रिय गैस है। कैसी है? अक्रिय गैस है, यह जल्दी क्रिया नहीं करती है। ठीक है, इसलिए इसको उसमें भरा जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, मनुष्य की दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन विशेष रूप से आवश्यक है? तो साथियों, विशेष रूप से अगर हम बात करें तो आपका जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए क्या सबसे जो है विशेष रूप से आवश्यक है। और साथ ही विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है या अच्छा स्रोत हम बोल सकते हैं वो आपका होता है, क्या होता है? गाजर। क्या साथियों? गाजर। क्या? गाजर हो गया, अंडा हो गया, क्या हो गया? अंडा हो गया, और दूध हो गया। ठीक है, दूध। तो ये सब आपके जो है विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, RBI की जो स्थापना है वह 1 अप्रैल को हुई थी। कब? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को। और अप्रैल सन कौन सा होगा आपका? तो ये हो जाएगा 1935 को। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, GST का पूर्ण रूप क्या है साथियों? तो GST का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन सी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत में GST मुख्यतः किस प्रकार का कर है? तो GST जो है साथियों यह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में साथियों आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आयकर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आयकर आ जाएगा। ठीक है, आयकर आ जाएगा। टोल टैक्स आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? टोल टैक्स। टोल प्लाजा भी, प्लाजा ये जो ये आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, आप सामने से दे रहे हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर, ये संपत्ति कर भी आपका कैसा हो जाएगा साथियों? प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आयकर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का सबसे संकीर्ण माप कौन सा है? तो मुद्रा आपूर्ति का जो सबसे संकीर्ण माप है साथियों ये आपका कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करके बताएगा। तो ये आपका M1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? M1 हो जाएगा। अगला है आपका, राष्ट्रीय आय का आकलन सामान्यतः किस क्षेत्रीय पद्धति से किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा, ये राष्ट्रीय आय का आकलन है साथियों यह सामान्यतः उत्पादन, आय और व्यय पद्धति से किया जाता है। किससे? उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि से किया जाता है। अगला है आपका, सहकारी बैंक किस प्रणाली का भाग है? तो साथियों, जो सहकारी बैंक होते हैं यह बहुस्तरीय बैंकिंग की प्रणाली होते हैं। ठीक है, उन्हीं के भाग होते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत में विदेशी व्यापार के आंकड़े सामान्यतः किसके माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं? तो साथियों, विदेशी व्यापार के जो आंकड़े होते हैं ये सामान्यतः किसके द्वारा? तो ये सामान्यतः वाणिज्य मंत्रालय या संबंधित सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो है प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी का तात्पर्य क्या है या किससे है? तो साथियों, जो लिक्विडिटी होता है इसका अर्थ होता है हमारा तुरंत भुगतान क्षमता से, यानी जो हमारे पास कैश है वह कितना पड़ा है। ठीक है, वो हमारी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका,
जो कि है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यह हमारा उत्तर प्रदेश है साथियों, जो जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे आता है और क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करें तो यह आएगा चौथे स्थान पे, और लोगों की बात करें साथियों, लोगों की, तो यह आएगा हमारा पहले स्थान पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या घनत्व किसकी संख्या को दर्शाती है, तो जो जनसंख्या घनत्व साथियों यह प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है, यानी एक वर्ग किलोमीटर यानी एक किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, यह चीज़ों को दर्शाता है कौन, जनसंख्या घनत्व दर्शाता है हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या माना जाता है, तो साथियों इसका जो मुख्य कारण है साथियों, जन्म दर अधिक होना और मृत्यु दर का कम होना। ठीक है, यही आपका जो है मुख्य कारण होता है कि जो लोगों की मरने की संख्या कम है और जन्म लेने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, परिवार नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों, तो परिवार नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है जनसंख्या को नियंत्रित करना। क्या होता है, जनसंख्या को नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है साथियों, तो उत्तर प्रदेश की साथी राजधानी जो है वह लखनऊ है। लखनऊ कैसी राजधानी, वह है प्रशासनिक राजधानी। कैसी, प्रशासनिक राजधानी है हमारी। ठीक है, इलाहाबाद कैसी राजधानी है, न्यायिक राजधानी है। और वाराणसी कैसी, सांस्कृतिक राजधानी है। कानपुर कैसी राजधानी, औद्योगिक राजधानी है। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न करके पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको चारों ऑप्शन एक साथ देके बता दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है साथियों वह है बारहसिंघा। कौन है, बारहसिंघा है, ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है साथियों, तो राजकीय पक्षी हमारा उत्तर प्रदेश का वह सारस होता है। कौन, सारस या क्रेन, एक यहाँ पे कॉमन देख लीजिए कॉमा, तो इसको क्रेन भी बोलते हैं या सारस भी बोलते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा साथियों, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है उसे हम पलास बोलते हैं, और पलास का एक और नाम है साथियों अग्नि फूल। क्या है, अग्नि फूल, ध्यान दीजिएगा, अग्नि का फूल, ऐसा लिखो आपको ऑप्शन मिल सकता है, अग्नि का फूल, या इसे हम टेंसू का फूल भी कहते हैं, कि इसका टेंसू का फूल, या इसे हम क्या बोलते हैं, फायर ऑफ, क्या बोलते हैं, फायर ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, फॉरेस्ट। ठीक है, फायर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगल की आग्नि, ये भी हम उसको बोलते हैं। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आप तीनों को जो है अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है साथियों, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह अशोक का वृक्ष है, या अशोक, आपको कभी कभी सीता अशोक भी लिखा मिल सकता है। क्या, सीता अशोक, क्या साथियों, सीता अशोक भी आपको देखने को मिल सकता है। और बरगद जो है साथियों ये आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नगर में स्थित है, तो साथियों जो काशी विश्वनाथ मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे साथियों, वाराणसी में स्थित है आपका। अगला प्रश्न है आपका, ताजमहल किस नगर में स्थित है साथियों, तो ताजमहल जो है आपका यह आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पे, आगरा में स्थित है। अगला है आपका, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस स्थान पर आयोजित होता है, तो जो कुंभ मेला है साथियों ये मुख्यतः आपका प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, जो है लगभग 12 वर्षों में, कितने, 12 वर्षों में एक बार जो है लगता है। ठीक है, तो 12 वर्षों में कितनी बार, एक बार लगता है। कौन सा मेला, कुंभ का मेला कहाँ लगता है, प्रयागराज में लगता है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका, देव मेला क्या होता है, देव मेला किस जनपद से जुड़ा है साथियों, तो जो देव मेला है आपका यह कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह बाराबंकी से जुड़ा हुआ है देव मेला। ठीक है, और अगला प्रश्न आता है आपका, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान किस नगर में स्थित है, तो साथियों नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। साथियों ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पे है, तो ये आपका लखनऊ में हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न होगा साथियों आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, तो साथियों जो वायुमंडल है उसकी जो सबसे निचली परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा उसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल, सबसे छोटा मंडल, छा से क्षोभ, छा से छोटा, ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला आपका ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित होती है, तो ओजोन परत है साथियों ये आपका समताप मंडल में जो है स्थित होती है। ठीक है, और ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है, तो O3 से बनी होती है। किससे, O3 से बनी होती है, जो कि हमारी किससे सहायता करती है, तो पराबैंगनी, ध्यान दीजिएगा, पराबैंगनी किरणों से साथियों, पराबैंगनी किरणों से हमारी जो है सुरक्षा करता है। कौन करता है, ओजोन परत करता है। ओजोन परत का सूत्र या ओजोन परत का जो सिंबल है वो क्या होगा, ओजोन का, तो ओजोन का होता है O3। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका, क्या होगा, भूकंप की प्राथमिक तरंगों को क्या कहा जाता है, तो जो भूकंप की प्राथमिक तरंगें हो सकती है उसको हम पी तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी तरंग बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो है साथियों ये आपका कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। कब, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न होगा आपका, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है साथियों कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह कब लागू हुआ था, तो यह 26 जनवरी को लागू हुआ था। कब, 1950 को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका,
संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना जो साथियों आपका 1945 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है साथियों ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है? तो साथियों जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ध्यान दीजिएगा, जो गेटवे ऑफ इंडिया है आपका मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और गेट ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया गेट, ध्यान दीजिएगा, इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में या दिल्ली में, आपको भी कुछ भी मिल जाए। ठीक है, तो दिल्ली में आपका इंडिया गेट हो जाएगा, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में होगा। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका पंचतंत्र किस भाषा में मूलतः रचा गया था? तो जो पंचतंत्र है साथियों यह मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो यह मूलतः आपका संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा था? तो आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है साथियों ये किसने लिखा था? तो यह आर्यभट्ट ने लिखा था। किसने? आर्यभट्ट ने स्वयं लिखा था। अगला आपका अष्टाध्यायी किसकी रचना है साथियों? तो अष्टाध्यायी जो है यह पाणिनि की, किसकी? महर्षि पाणिनि की जो है रचना है अष्टाध्यायी। अगला है आपका कुमार संभवम, ध्यान दीजिएगा, कुमार संभवम के रचयिता कौन है? तो कुमार संभवम के जो रचयिता है साथियों वह कालिदास है। महाकवि कालिदास जो है कुमार संभवम के जो है रचयिता है। अगला प्रश्न होगा आपका इंडिका, इंडिका किस विदेशी यात्री की रचना मानी जाती है? तो इंडिका जो है साथियों वो आपका मेगस्थनीज की, किसकी? मेगस्थनीज की जो है मानी जाती है रचना। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका मीट द विजन और विकल्प जैसी चर्चाएं सोशल मीडिया में किससे संबंधित होती हैं? तो आपको लोग कमेंट करके बताएगा मीट द विजन और विकल्प जैसी चर्चाएं सोशल मीडिया में किससे संबंधित होती हैं? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रोटोकॉल और नेटवर्किंग कम्युनिकेशन से जो है संबंधित होती हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि URL का, आप लोग सबका पता होगा URL का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, ध्यान दीजिएगा कि फॉरवर्ड और रिप्लाई शब्द किस डिजिटल संचार से जुड़े हुए हैं? तो जो साथियों जो फॉरवर्ड होते हैं और रिप्लाई ये आपका ईमेल संचार से, कहाँ से? ईमेल संचार से जो है इनके माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किससे संबंधित है? तो साथियों यह महिला सशक्तिकरण से जो है संबंधित होंगे आपके। अगला प्रश्न होगा आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो साथियों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या होगा? तो वह हो जाएगा स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। क्या होगा? स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा आपका आत्मनिर्भर भारत विचार का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो साथियों आत्मनिर्भर भारत विचार का जो मुख्य लक्ष्य है वह होगा घरेलू उत्पादन व स्वावलंबन को बढ़ाना। ठीक है, और अगला प्रश्न होगा आपका इसी के साथ में भारत में मानवाधिकारों की राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो जो राष्ट्रीय संस्था है भारत में मानवाधिकारों की वह राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था होगी। ठीक है, UNDP। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार, ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन है यह आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, सीमा सुरक्षा बल BSF का गठन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों सीमा सुरक्षा बल BSF का जो गठन है यह आपका वर्ष 1965 में हुआ था। कब? वर्ष 1965 में हुआ था। अगला है आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है साथियों यह आपका आतंकवाद एवं गंभीर अपराधों की जांच से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपका पद्म पुरस्कार 2025 के संबंध में सही कथन कौन से हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस एक जैसे को मिल जाएंगे, तो बेसिकली बात है यही सही है। आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर है, और यदि आपने ऑप्शन डी दिया है तो भी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 139 पद्म पुरस्कार जो है घोषित किए गए हैं। कब? वर्ष 2025 में। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, क्या है? भारतीय प्रवासी सम्मान पुरस्कार के बारे में सही कथन कौन सा है? तो साथियों यह जो भारतीय प्रवासी सम्मान होता है यह भारतीय मूल के विदेशियों के लिए सर्वोच्च सम्मान है जिसे राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। कौन? राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका प्रधानमंत्री पुरस्कार 2025 यानी लोक प्रशासन उत्कृष्टता के बारे में सही कथन कौन सा है? तो साथियों जो प्रधानमंत्री पुरस्कार 2025 का है इसमें जो सही कथन होगा आपका वह हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। इसमें 3 श्रेणियों के अंतर्गत कुल 16 पुरस्कार जो है प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका कि रघुपति राघव राजा राम किस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन नेता
से विशेष रूप से जुड़ा हुआ गीत है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रघुपति राघव राजाराम। यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह महात्मा गांधी से जो है अधिक जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों इसी के साथ में। और अगला प्रश्न है हमारा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखा था? आप लोग कमेंट करके बताएगा। तो साथियों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका। और अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार के किस श्रेणी को अर्थशास्त्र से जोड़ा जाता है? तो साथियों जो नोबेल पुरस्कार है इसकी जो आर्थिक विज्ञान है, ठीक है, आर्थिक विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक विज्ञान है, विज्ञान की श्रेणी से जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार को जो है आर्थिक विज्ञान की श्रेणी से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो मैनेज करिएगा, मैं आपको इसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आपने 100 में से कितने प्रश्नों को सही किए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और हाँ, प्रश्नों के लेवल कैसे लग रहे हैं? क्या प्रश्न पहले से टफ आ रहे हैं? यदि हाँ, यदि आपको टफ लग रहे हैं तो समझिएगा कि लेवल अप हुआ है। और आगे भी ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में जिनके आने की प्रबल संभावना है, जैसे जैसे एग्जाम पैटर्न होता है उसी पे मैं बेस्ड और इससे जो है कनेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए।